बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हो अगर मुस्लिम ममालिक एक हो जाएं? दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, कितनी ताकतवर मईशत होगी और इनकी कितनी ताकतवर फौज होगी। कुछ अर्सा पहले हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दोबारा इत्तेहाद पर एक तफसीली वीडियो बनाई। क्या हो अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोबारा एक मुल्क बन जाएं? और इस तफसीली वीडियो को हमारे नाज़रीन ने बहुत पसंद किया, क्योंकि इस एक इत्तेहाद के नतीजे में दुनिया की सबसे बड़ी एटमी मुस्लिम फौज और एक जबरदस्त GDP की हामिल कौम वजूद में आती है। लेकिन क्या हो अगर सारी दुनिया के मुस्लिम ममालिक इत्तेहाद कर ले, यानी एक मुल्क बन जाए, तो दुनिया किस तरह की दिखेगी? दुनिया का नक्शा किस तरह का होगा? इनकी मईशत किस तरह की होगी? कैसी फौज होगी? और क्या ये फौज दुनिया के मसाइल और बेइंसाफी का खात्मा करने के काबिल होगी? एक आम आदमी की जिंदगी में क्या इनकलाब आएगा और एक आम आदमी की जिंदगी का मयार क्या होगा? और हाँ, तमाम मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद से दुनिया के नक्शे पर मुस्लिम सरजमीन का कितना हिस्सा हो जाएगा? इन तमाम हैरान कुन हकाइक का जवाब जानने के लिए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाजरीन, अगर मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद होता है तो स्टेट्स कुछ यूं बनते हैं: आबादी 1.9 अरब, रकबा 25.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कोस्ट लाइन 97,178 किलोमीटर, मईशत 28 ट्रिलियन डॉलर, फी का आमदनी 9,361 डॉलर, फौज 52 लाख से ज्यादा। सबसे पहले इसमें से बात करते हैं मईशत और आबादी की। नाजरीन, इस वक्त दुनिया में 1 अरब 90 करोड़ कलमा पढ़ने वाले मौजूद है, यानी ये दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन तीसरा हिस्सा बनते हैं। और इनकी इत्तेहादी सल्तनत दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा नक्शे वाला मुल्क बनाएगी जो दुनिया के 4 बरआज़मों पर फैला होगा। याद रखें, माजी में सल्तनत उस्मानिया दुनिया के 3 बरआज़मों पर फैली हुई थी, जिसको तोड़कर 40 से ज्यादा ममालिक में बांट दिया गया। इत्तेहादी मुस्लिम सल्तनत का नक्शा बहुत ही हैरान कर देने वाला होगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होगा। इसका फैलाव 25.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होगा, यानी ये दुनिया के कुल रकबे का तकरीबन 20% होगा, जहां हर तरफ माली खुशहाली भी होगी, क्योंकि इसकी GDP दुनिया में नुमाया मकाम रखती होगी। जैसा कि सन 2020 में इस्लामी तावन तंजीम की मईशत जो 57 रुकन ममालिक पर मुश्तमिल है, इसकी मुश्तरका GDP 24 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो कि दुनिया की GDP का तकरीबन 18% या 5 OIC मुबस्सर ममालिक के साथ 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। दुनिया की GDP के तकरीबन 22% के बराबर है। इस लिहाज से कलमा पढ़ने वाले अफराद की GDP फीकस 5 से 10,000 डॉलर तक होगी। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक की GDP 1,000 डॉलर या इससे भी कम है। अब आप अंदाजा लगाएंगे, आपकी फीकस आमदनी 1,000 डॉलर और यकदम इसको 10 गुना ज्यादा कर दिया जाए तो आपका मयारे जिंदगी कितना बुलंद हो जाएगा। आप इस बात पर खुद ही तबसरा भी करें और कमेंट में भी इस पर तबसरा करें। बाकी हम बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो की तरफ। यकीनन इस GDP से एक आम आदमी की जिंदगी का मयार बहुत बुलंद हो जाएगा। ये रिपोर्ट 2020 तक की है, बाकी अब तक की कंबाइंड रिपोर्ट कंप्रीहेंसिवली शाया नहीं हुई। वैसे ये हैरान कर देने वाली बात है कि OIC की अब तक की रिपोर्ट्स क्यों शाया नहीं हुई। लेकिन हम बढ़ते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, अहम तरीन बात यह है कि इत्तेहादी मुस्लिम मुल्क दुनिया की मईशत पर राज कर रहा होगा, क्योंकि GDP के साथ साथ ये दुनिया की बेशतर मादनियात का मालिक भी होगा। वो इन्हीं ममालिक में पाई जाएगी। तेल, गैस, लिथियम, सोने जैसे ज़खायर इन्हीं इलाकों में मिलेंगे, जिसकी वजह से दुनिया इनके मोहताज कहला सकती है। याद रखें, दुनिया में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में इन 3 मादनियात तेल, गैस और लिथियम की बहुत अहमियत है। तेल और गैस का आपको पहले ही पता होगा। बाकी लिथियम हर तरह की बैटरी बनाने के काम आती है, यानी हर तरह की अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी तो उसमें लिथियम का इस्तेमाल लाजमी होगा। यानी ये 3 दातें, तेल, गैस और लिथियम, ट्रांसपोर्ट के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है और पूरी दुनिया की ट्रांसपोर्ट इन दातों की वजह से मुस्लिम दुनिया की मोहताज बन सकती है। और इसके अलावा ये भी याद रखें, लिथियम की वजह से हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मुस्लिम ममालिक पर इन्हसार कर सकती है। इसके अलावा जो अहम तरीन काम ये होगा, दुनिया की तकरीबन 90% तजारत समुद्री रास्ते से होती है और समुद्री रास्ते का बड़ा हिस्सा मुसलमानों के पास होगा, जिनमें बहरे हिंद और बहरे काहल जैसे यानी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों बड़े समुद्र मुसलमानों के पास होंगे। मुस्लिम कोस्ट लाइन की लंबाई 97,178 किलोमीटर होगी, यानी दुनिया के तमाम बड़े ममालिक को तजारत के लिए मुस्लिम ममालिक का मोहताज होना होगा या इन पर इन्हसार करना होगा। ये एक ऐसी हैरत अंगेज दुनिया होगी जहां पर मुस्लिम दुनिया में कम से कम हर तरफ खुशहाली ही होगी और हर तरफ इनकी तजारत ही पूरी दुनिया पर छाई होगी। सकाफती लिहाज से भी मुस्लिम सकाफत ही दुनिया पर छा जाएगी, क्योंकि जब आप किसी के साथ तजारती तौर पर लिंक होते हैं तो उनकी सकाफत भी, उनका कल्चर भी आप पर अपना असर डालती है। इसी तरह ज़राअत में भी मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा होगा, क्योंकि ज्यादातर कल्टीवेटेड लैंड्स मुसलमानों के हिस्से में आती हैं। अगर इत्तेहाद हो जाता है
है तो मुसलमानों के पास एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर होगा और दुनिया के बेशतर ममालिक खुराक के लिए मुसलमानों पर इन्हसार करते नजर आएंगे। ये तो थी मईशत। अब आते हैं आर्मी की तरफ। मुस्लिम यूनाइटेड आर्मी। अगर तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होते हैं तो इनकी अफवाज की तादाद तकरीबन 22 लाख से जायद बनती है और ये एटमी इत्तेहाद भी होगा क्योंकि पाकिस्तान के पास एटमी ताकत पहले से ही मौजूद है, तो मुस्लिम आर्मी के पास अपने आप एटमी ताकत आ जाएगी। इसी तरह ड्रोन्स बनाने में ईरान और तुर्की माहिर हैं, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी भी मुस्लिम आर्मी के पास सबसे बेहतर होगी। यूनाइटेड मुस्लिम आर्मी का बजट 174 अरब 70 करोड़ डॉलर से जायद होगा। ग्लोबल फायर पावर नामी वेबसाइट हर साल अफवाज की पावर इंडेक्स रेटिंग जारी करती है। 2024 के इंडेक्स में 145 ममालिक की फौजी कुव्वत का जायजा लिया गया और इस लिस्ट के मुताबिक मुस्लिम ममालिक इत्तेहादी अफवाज पूरी दुनिया पर छा सकती हैं। और जैसा कि हमने बताया, इस इत्तेहाद के नतीजे में 52 लाख से जायद की फौज सामने आती है, जिसमें पाकिस्तानी फौज की तादाद 6,56,000 है और इस लिहाज से पाकिस्तान दुनिया की अफवाज में 7वें नंबर पर भी आता है। नाज़रीन, एक अच्छी फौज ही एक अच्छे दफा और इंसाफ के हसूल के लिए काफी होती है और इंसाफ के हसूल के लिए जरूरी होती है। अगर माजी में जाए तो 20वीं सदी की दूसरी दहाई में मगरिब और अजम का मसला ये रहा कि अजम खसूसन बरे सगीर के मुसलमान ये चाहते थे कि दुनिया भर के मुसलमान इस्लामी अकीदे के मुताबिक हकीकत में भाई भाई बनकर मुत्तहिद हो जाएं, लेकिन अंग्रेजों ने इनको कौमों में बांटकर आपस में लड़वाया। यही वजह थी कि अरब के अमीर और शयूख बादशाह बनने के तमन्नाई होने की वजह से अरब नेशनलिज्म पर जोर देते रहे और तुर्की की खिलाफत यानी खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ थे, जबकि तुर्की उस वक्त अपनी कमजोरियों के अरूज पर था और मरकजी मशरकी यूरोप समेत बहुत से इलाके खो चुका था। यूं जब 1914 में पहली आलमी जंग हुई तो तुर्की, बरतानिया, रूस, फ्रांस, अमेरिका और दीगर मुल्कों के इत्तेहाद के मुकाबले में हार गया। एक जानब तो फतह की सूरत में उसे उसकी साबिक मकबूजात दोबारा मिल सकती थी, तो साथ ही वो मुस्तकबिल में बरतानिया, फ्रांस, इटली और रूस के मुकाबले में मुस्तहकिम भी हो सकता था। लेकिन पहली आलमी जंग के इख्तिताम पर तुर्की हार गया। ये 1918 में खत्म हुई। इस शिकस्त की बड़ी वजूहात यही थी कि अरबों ने गद्दारियां की, इसके अलावा बहुत से ममालिक में कौमों ने गद्दारियां की, मुसलमानों ने नहीं की। वो लोग जो कौमियत के पीछे भागे उन्होंने गद्दारियां की और तुर्की हार गया। यूं एक बहुत वसी और अरीज सल्तनत टूट गई और 40-50 ममालिक में डिवाइड हो गई। इसके बाद 60 की दहाई में दोबारा इस्लामी इत्तेहाद की बातें हुई और मराकश के शहर रबात में 22 सितंबर से 25 सितंबर 1969 को पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई और इस्लामी ताउन तंजीम OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन तश्कील पाई, यानी अरब कौम परस्ती जो पहले अरब अमीरों, शयूख और बादशाहों के नजरिए के मुताबिक थी। इसके बाद मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर के नजरिए के मुताबिक थी। अब मुस्लिम इत्तेहाद की सूरत में मस्जिद अक्सा में आतिश ज़दगी के सानिहा के बाद आलमी इस्लाम के मसले के तौर पर सामने आई और इसमें अरब ममालिक भी इसी जोशो खरोश में शामिल हुए। आज OIC के 57 मेंबर ममालिक हैं। 1969 में ये उस वक्त कायम हुई थी जब ये एक छोटा सा इत्तेहाद था और इसके बुनियादी अरकान में अफगानिस्तान, अलजायर, चाड, मिस्र, जमहूरिया गनी, इंडोनेशिया, ईरान, उर्दन, कुवैत, लबनान, लीबिया, मलेशिया, माली, मरातनिया, मराकश, नाइजीरिया, पाकिस्तान, तुर्की, फलस्तीन, यमन, सऊदी अरब, सेनेगाल, सूडान, सोमालिया और त्यूनिस शामिल थे। बाद में इनकी तादाद में इजाफा होता गया और आज 57 ममालिक इस तंजीम का हिस्सा हैं। OIC में शामिल ममालिक का कुल रकबा 3,16,60,000 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी तकरीबन 1,86 करोड़ है। इनकी मजमूई GDP अफराद कुव्वत एतबार के लिहाज से 27.949 ट्रिलियन डॉलर और फी का आमदनी $9,361 बनती है। अगर इन मुल्कों में वाकई इत्तेहाद और तावन बढ़ जाए तो ये GDP और फी का आमदनी थोड़े अरसे में 4 गुना बढ़ सकती है, क्योंकि ये ब्लॉक दुनिया में कारोबारी लिहाज से छा सकता है और दुनिया की तजारत पर एक बड़ा हिस्सा जमा सकता है। याद रखिए, इन रुकन ममालिक के अलावा हिंदुस्तान की कुल आबादी में मुसलमानों का तनासब 18 से 20% के दरमियान है और रूस की आबादी में मुस्लिम आबादी का तनासब भी 10% से जायद है। रूस OIC का मुबसर है, जिससे रूस OIC दोनों को फायदा है, जबकि भारत 12 OIC में रुकनीयत और मुबसर के लिए दरखास्त कर चुका है। इस तरह हम इन दोनों का इत्तेहाद भी हासिल कर सकते हैं। OIC का सदर दफ्तर सऊदी अरब के शहर जद्दा में है। इसकी कॉन्फ्रेंस बहुत से ममालिक में होती है, जबकि माजी में ये पाकिस्तान के शहर लाहौर में भी एक दफा हो चुकी है। ये इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जंग अजीम अव्वल और खिलाफत उस्मानिया के इख्तिताम के 76 साल बाद और जंग
عظیم دوئم کے خاتمے اور اقوام متحدہ کی تشکیل کے 29 سال بعد منعقد ہوئی تھی۔ اس کانفرنس میں سعودی عرب کے شاہ فیصل اور لیبیا کے انقلابی رہنما کرنل معمر قذافی سمیت عرب دنیا بلکہ عالم اسلام میں آپس میں نظراتی تضاد رکھنے والے رکن ممالک بھی شامل ہوئے۔ اسلامی تعاون تنظیم دنیا بھر کے اسلامی ملکوں کے آپس میں تعاون اور ایک دوسرے کی امداد کے بنیادی نظریے پر قائم ہوئی، اور اس حوالے سے OIC کے قواعد کے مطابق اسلامی ممالک تنظیم کا اجلاس ہر 3 سال بعد ہوتا ہے اور ان میں بہت سے حقائق پر نظر دہرائی جاتی ہے۔ نمبر 1 اطلاعات و ثقافتی معاملات کی قائمہ کمیٹی، نمبر 2 اقتصادی و تجارتی معاملات، نمبر 3 سائنس و ٹیکنالوجی، نمبر 4 اسلامی کمیٹی برائے اقتصادی و ثقافتی سماجی معاملات، نمبر 5 مستقل تجارتی کمیٹی، جبکہ اس OIC کے ونگ یا بازو یوں ہیں: نمبر 1 شماریاتی اقتصادی سماجی تحقیقی اور تربیتی مرکز برائے اسلامی ممالک، نمبر 2 اسلامی تاریخ فن اور ثقافتی تحقیق کے مرکز اور دفاتر، نمبر 3 جامعہ اسلامی برائے ٹیکنالوجی، نمبر 4 اسلامی مرکز برائے تجارت، نمبر 5 اسلامی فقہ اکیڈمی، اور اسی طرح اس کے بہت سے ملحقہ ادارے بھی ہیں جن میں ایک اسلامی ایوان ہائے صنعت و تجارت کراچی میں بھی واقع ہے۔ یاد رکھیں یورپی یونین کے 27 ممالک کا رقبہ 42,33,225 مربع کلومیٹر، آبادی 447 ملین یعنی 44 کروڑ 60 لاکھ اور GDP 19.397 ٹریلین ڈالر اور فی کا سالانہ آمدن 43,615 ہے۔ یوں فی کا سالانہ آمدن کے علاوہ اب بھی یورپی یونین اسلامی تعاون تنظیم سے آگے ہے، لیکن اگر اسلامی عالمی اتحاد ہوتا ہے تو یورپی یونین اسلامی اتحاد کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ موجودہ عالمی تنظیم 1969 میں مسجد اقصی میں ایک آگ لگنے کے واقعے کے بعد قائم ہوئی تھی۔ یہ یروشلم کے مفتی کی اپیل پر قائم ہوئی تھی، یعنی یہ کسی اسلامی ملک کے سربراہ کی تجویز پر نہیں بلکہ یروشلم مسجد اقصی کے ایک مفتی کی اپیل پر قائم ہوئی تھی۔ ناظرین، اب جب کہ دنیا کے معاملات چینج ہو چکے ہیں تو اب وقت آ چکا ہے یا تو OIC کی قیادت تبدیل کر اسے حقیقی معنوں میں عالمی اتحاد کے لیے کوشش کرنی چاہیے یا پھر ایک نیا پروگرام بنانا چاہیے۔ ناظرین، عالمی اسلامی اتحاد کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ اس عالمی اتحاد کے بارے میں جو سوال کرنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن حاضر ہے۔ باقی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔